नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिंदी व्याकरण से संबंधित रहने वाला है। तो इस सीरीज में हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी आपका हिंदी ग्रामर का सिलेबस है वो थ्रू एमसीक्यू से कवर किया जाए। तो ये हमारा हिंदी ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम शब्द विचार के ऊपर क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, जहां पर आपका हिंदी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शब्द की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपसे इसमें मेनली शब्द की परिभाषा पूछी गई है। तो अगर बात की जाए हमारे पास शब्द की मानक परिभाषा की, शब्द की मानक परिभाषा आपको देखने को मिलती है कि शब्द एक या अधिक वर्णों के सार्थक समूह होता है जो कि एक विचार को व्यक्त करता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द की मानक परिभाषा देखी जाए तो शब्द एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह होता है। देखिए, सार्थक समूह मतलब जिसका आपको अर्थ पता चल सके, और ये जो शब्द होना चाहिए ये किसी न किसी विचार को व्यक्त करता रहना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पद और शब्द में क्या अंतर है। तो आपसे पूछा गया है कि जो पद है और शब्द, इसमें कौन सा अंतर आपको देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास पद की, जब पद पद व्याकरणिक रूप में प्रयुक्त शब्द है, जबकि शब्द आपको शब्द सार्थक वर्णों का समूह देखने को मिलता है। जब शब्द व्याकरण के नियमों में वाक्यों में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। देखिए, जब शब्द व्याकरण नियमों के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहा जाता है। इसीलिए पद व्याकरणिक रूप से प्रयुक्त है जो शब्द है, इसीलिए जबकि शब्द वर्णों का सार्थक समूह हमें देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण शब्द की परिभाषा को सही दर्शाता है। आपसे पूछा गया है कि जो कौन सा उदाहरण शब्द की परिभाषा में सही मेल खा रहा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास, देखिए आपको इसमें शब्द बताना है। देखिए, जो आपको इनमें शब्दों में जो सार्थक शब्द मतलब जिसका आप कंप्लीट अर्थ, देखिए शब्द ऐसी जो आपका अगर कोई शब्द दिया जाए तो जिसको आपको सुनकर ही जो आपके मन में आपको उसको लेकर जो आपको सार्थक वो दिखना चाहिए। जैसे इसमें हमने देखिए इसमें से कौन सा शब्द आपको ऐसा लगता है जो बार बार आपके प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको देखने को मिल जाएगा कमल। कमल क्योंकि एक सार्थक शब्द है, इसको हम कमल शब्द सुनने के बाद हमारे मन में एक छवि हमें देखने को मिल जाती है। और जो कमल, क्योंकि कमल एक फूल का बोध करवाता है, शब्द सार्थक होना चाहिए। जबकि हमारे ये जितने भी शब्द दिए गए हैं ये सभी निरर्थक शब्द की श्रेणी में हमें देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शब्द की परिभाषा में सार्थक का क्या अर्थ है। तो आपसे पूछा गया है कि जो शब्द की परिभाषा में जो सार्थक शब्द हम प्रयोग करते हैं तो इसका क्या अर्थ है। अगर बात की जाए हमारे पास सार्थक शब्द की, तो सार्थक शब्द वह शब्द होता है जो अर्थ या भाव को व्यक्त करता है। जैसे कि जैसे बात की जाए गंगा, तो गंगा नदी से गंगा जब आपके नाम सुनेगी तो गंगा से आपके मन में जो छवि वो आपको गंगा नदी की देखने को मिल जाती है। तो इसी प्रकार जो शब्द है ये कोई भाव या चित्र को उत्पन्न करता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि एक वर्ण समूह अर्थहीन है तो उसे क्या कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि यदि वर्ण समूह, आपके वर्णों का समूह यदि अर्थहीन है तो उसे क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए वर्णों का समूह अगर आपको अर्थहीन देखने को मिलता है तो इसे नाम दिया जाता है निरर्थक ध्वनि का। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थहीन जो शब्द है, अर्थहीन शब्दों के समूह को निरर्थक ध्वनि कहा जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शब्द की परिभाषा में ध्वनि समूह का क्या महत्व है। तो आपसे पूछा गया है कि जो शब्द की परिभाषा में ध्वनि समूह जो शब्द इस्तेमाल होता है इसका क्या महत्व हमें देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ध्वनि समूह की, तो ध्वनि समूह आपके पास शब्दों के जो शब्द वर्णों का उच्चारणीय सार्थक समूह को यह आपके ध्वनि समूह कहा जाता है। मतलब शब्द ये आपके उच्चारण योग्य होना चाहिए, तो इसी को ध्वनि समूह का नाम दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है। तो अगर बात की जाए हमारे पास शब्द की, तो शब्द की परिभाषा में आपको देखिए घर आपको शब्द देखने को मिल जाएगा, पुस्तक, विद्यालय, मतलब ये शब्द आपके सुनते ही आपके मन में कोई ना कोई छवि आपको देखने को मिल जाती है। अगर बात की जाए हमारे पास क, तो ये आपको सिंगल आपको जो है व्यंजन देखने को मिल जाता है, तो ये आपके शब्द का उदाहरण नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शब्द को भाषा की इकाई क्यों कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि जो शब्द जो है इसे भाषा की इकाई क्यों माना जाता है। तो अगर बात की जाए शब्दों की, शब्द को भाषा की इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि शब्द जो है ये विचारों की अभिव्यक्ति का हमें एक माध्यम देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शब्द जो है ये एक विचार को जो है व्यक्त करता है, इसी कारण शब्द जो है इसे विचारों की व्यक्ति का जो है माध्यम माना जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शब्द की परिभाषा में वर्ण समूह का उदाहरण क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास वर्ण समूह की, तो वर्ण समूह में जो आपको सार्थक उदाहरण बताना है या आपको जो बताना है कि जो वर्ण समूह का प्रॉपर उदाहरण कौन सा, इसमें फिक्स उदाहरण जो है ये वर्ण समूह का है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा आकाश और सार्थक। क्योंकि आकाश शब्द जो है इससे हमें किसी चीज़ का, देखिए आकाश शब्द से जो आपके मन में छवि उत्पन्न होती है, तो आकाश जो है आपको सार्थक शब्द का उदाहरण देखने को मिल जाएगा। बाकी देखिए बाकी जो आपके पास वर्ण दिए गए हैं इनकी कोई सार्थकता नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शब्द के भेद कितने आधारों पर किए जाते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास शब्द के भेदों की, तो शब्द के हमें जो भेद है, शब्द के जो भेद है या टाइप है, ये आपके 4 प्रकार से जो है शब्द के भेद किए जाते हैं। शब्दों को आप 4 प्रकार से बांट सकते हैं। बात की जाए शब्दों के आपको आधार देखने को मिल जाएंगे, तो सबसे पहले आपको अर्थ के आधार पर आप उसको शब्दों को बांट सकते हैं। विकार के आधार पर आपको विकारी और अविकारी शब्द देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार आप उनको उत्पत्ति के आधार पर और इसी के अलावा आप उसको बनावट या रचना के आधार पर, तो इस प्रकार जो है शब्दों को आप 4 आधारों पर जो है इसकी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो शब्द है इसे आप अर्थ के आधार पर, विकार, उत्पत्ति और बनावट और रचना के आधार पर इसे जो है आपके भेद इसके जो है इसे डिवाइड किया जा सकता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने भेद है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद की, तो यहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं 2 भेद। अर्थ के आधार पर आपको शब्दों के 2 भेद देखने को मिलते हैं। एक आपको देखने को मिल जाता है सार्थक शब्द और अगला आपको देखने को मिल जाता है निरर्थक शब्द। मतलब आपको सार्थक शब्द जिनका जो अर्थपूर्ण शब्द, और बात की जाए निरर्थक शब्दों की जो आपको अर्थहीन शब्द देखने को मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है निरर्थक शब्द। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विकार के आधार पर शब्दों के कौन सा भेद विकारी नहीं है। तो अगर बात की जाए हमारे पास विकार के आधार पर शब्दों का कौन सा भेद विकारी नहीं है, मतलब जिसमें कोई आपको विकार उत्पन्न होते हुए देखने को नहीं मिलता, तो वह आपको देखने को मिल जाता है अवयव। अवयव जो है अविकारी शब्द, जिन्हें कि अविकारी शब्द भी कहा जाता है, तो ये जो है आपके विकार से, मतलब विकार क्या होते हैं कि ये लिंग और वचन के अनुसार जो है परिवर्तित नहीं होते। बात की जाए ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवयव आपके विकारी शब्दों की श्रेणी में नहीं आते, मतलब अवयव जो है अविकारी शब्द जो है ये लिंग और वचन से जो है अप्रभावित रहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास प्रयोग के आधारों पर जो शब्दों को विभाजित किया जाता है, तो ये आपके 2 प्रकार से प्रयोग के आधारों पर शब्दों को विभाजित किया जाता है। तो एक आपको देखने को मिल जाएगा विकारी शब्द, एक आपको देखने को मिल जाएगा अविकारी शब्द। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 प्रकार, अविकारी और विकारी शब्दों में जो है बांटा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रचना के आधार पर पंकज किस जो है भेद का हमें उदाहरण देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास रचना के आधार पर पूछा गया है कि रचना के आधार पर जो पंकज है ये जो है किस भेद का उदाहरण है। तो अगर बात की जाए हमारे पास रचना के आधार पर जो पंकज को
आपको जो है पंकज रखा जाता है योग रूढ़ शब्द में। योग रूढ़ शब्द में जो है आपके पंकज शब्द को रखा जाता है। मतलब पंकज का आपको अर्थ क्या देखने को मिलता है, पंकज मतलब जो है पंख प्लस जौ। पंख प्लस जौ मतलब जो आपके पंख होता है कीचड़ और जौ होता है जन्मा हुआ। तो आपके पास जो पंकज शब्द है इन्हें आपके योग रूढ़ शब्द में जो है रखा जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने किसी भी सेंट्रल या स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, जहां पर भी आपके जनरल स्टडीज से रिलेटेड सब्जेक्ट, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, चाहे वो आपका हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर या आपके हिमाचल प्रदेश जीके आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए हमारी इस टेस्ट सीरीज में आपको इंपॉर्टेंट सिलेबस वाइज, जैसे आप मान लीजिए हिस्ट्री का आप सिलेबस तैयार कर रहे हैं और आपने हिस्ट्री का अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस सीरीज में आपको वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पटवारी एग्जाम की, तो जहाँ पर आपके जो है जितने भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारे 10,000 प्लस MCQ जो आपके तैयार किए गए हैं, तो इस सीरीज के साथ आप हमारे व्हाट्सएप नंबरों के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद है। तो अगर बात की जाए हमारे पास उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों को बांटा जाता है, तो ये बांटा जाता है आपके 4 प्रकार से। तो उत्पत्ति के आधार पर हमें शब्दों के 4 प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 प्रकार से जो है बांटा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर सेना किसका भेद है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बताना है कि जो सेना है ये आपको कैसा भेद देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमें अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर जो सेना को रखा जा सकता है, ये रखा जा सकता है अनेकार्थी शब्द में। अनेकार्थी शब्द मतलब सेना के आपके जो है आपकी सेना के कई अर्थ आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। बात की जाए सेना को ही आप फौज कह सकते हैं, वाहिनी, दल की, तो ये सभी शब्द जो है ये सेना के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बनावट के आधार पर शब्द के क्या भेद है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बनावट के आधार पर, तो बनावट के आधार पर शब्दों को बांटा जाता है। तो ये बांटा जाता है 3 प्रकार से। शब्द के आधार बनावट के आधार पर जो शब्दों को रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों में जो है बांटा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शब्द जो है बनावट के आधार पर शब्दों को आपके 3 भेद आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपकी रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द देखने को मिल जाएंगे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुपुत्र किस भेद का शब्द है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुपुत्र की, तो कुपुत्र को हम रखेंगे। देखिए कुपुत्र जो है एक यौगिक शब्द का आपको उदाहरण देखने को मिल जाता है। बात की जाए यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि आपके 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। जैसे इसमें कु का मतलब हो जाएगा बुरा, और पुत्र हो जाएगा इसमें मतलब पुत्र मतलब बेटा। कुपुत्र का मतलब हो जाएगा आपके पास जो बुरा पुत्र है उसे नाम दिया जाता है कुपुत्र का। तो कुपुत्र जो है इसे आप यौगिक शब्द में जो है रख सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शब्द के भेद में विकारी शब्द किससे प्रभावित होते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास विकारी शब्दों की, तो विकारी शब्द जो है ये अपना रूप बदलते हैं। और बात की जाए विकारी शब्द जो अपना रूप बदलते हैं, ये लिंग, वचन और कारक के आधार पर विकारी शब्द जो है अपने रूप में परिवर्तन करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकारी शब्द आप ऐसे शब्दों को कह सकते हैं जिनका रूप जो है लिंग, वचन और कारक के अनुसार आपको अलग अलग देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हल किस भेद का शब्द है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हल शब्द की, तो हल शब्द जो है ये आपको देखने को मिलेगा रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द मतलब हल आपको ऐसा शब्द देखने को मिलता है जो कि किसी भाषा में रूढ़ हो चुका शब्द है। मतलब ये शब्द सुनने से आपके जो मन में जो छवि उत्पन्न होती है, बाकी इसका कोई आपको रूढ़ शब्द जो है आपको इसके आपके जो खंड है ये आपको अर्थहीन देखने को मिलते हैं। मतलब इसका आप जो है खंड नहीं कर सकते, बाकी ये रूढ़ हो चुका शब्द है। हल से आपको किसी ना किसी चीज़ का जो है प्रतीत होता है, बाकी ये रूढ़ हो चुका शब्द हमें हल देखने को मिल जाता है।
तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर जो है शब्द के अतिरिक्त भेद क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अर्थ के आधार पर जो आपके शब्दों को बांटा जाता है ये आपके एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम और समरूपी। तो ये हमें जो है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद्यालय किस रचना का भेद है। तो अगर बात की जाए हमारे पास विद्यालय की, विद्यालय हमें जो है एक यौगिक शब्द देखने को मिलता है। मतलब ये जो ये आपके दो शब्दों से मिलकर बना है। बात की जाए विद्या जमा आल्य, जिसे आप विद्या मतलब आपका ज्ञान और आल्य मतलब घर, मतलब जो आपके ज्ञान का घर है उसे नाम दिया जाता है विद्यालय का। तो ये आपको एक यौगिक शब्द देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विकार के आधार पर अविकारी शब्द के उदाहरण है। तो आपसे पूछा गया है जो विकार के आधार पर हमें अविकारी शब्द देखने को मिलते हैं तो इनके उदाहरण माने जाते हैं क्रिया विशेषण और अवयव। देखिए विकार जो अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें आपको जो है कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। तो आपके पास क्रिया विशेषण या अवयव शब्द आपको ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं जिसे कि अविकारी शब्दों में रखा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अविकारी शब्द मतलब ऐसे शब्द जो कि अपरिवर्तनीय है, मतलब जिसमें आप जो है परिवर्तन नहीं कर सकते, उन्हें नाम दिया जाता है अविकारी शब्दों का। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दशानन किस भेद का है। तो अगर बात की जाए हमारे पास दशानन शब्द की, जो दशानन शब्द है ये उपयोग किया जाता है आपके, देखिए जो दशानन शब्द है इसे आप मान सकते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ मतलब ये किसी के लिए देखिए रूढ़ हो चुका शब्द है। जो दशानन शब्द है इसको सुनने के बाद आपके मन में देखिए जो शब्द इसमें जो आपका चित्र बनता है ये आपको देखने को मिल जाता है कि जो दशानन शब्द है ये मेनली रावण के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द हमें देखने को मिल जाता है। और बात की जाए दशानन शब्द से अगर आपको रावण का चित्र आपके मन में बन रहा है तो इसे नाम दिया जाता है योग रूढ़ शब्द का। मतलब दशानन का मतलब है कि दश है आनंद, जिसके मतलब 10 मुख वाला व्यक्ति। तो इसे देखकर हमें जो है आपके ये रावण के लिए आपके जो रूढ़ हो चुका शब्द है, तो इसीलिए इन्हें जो है योग रूढ़ श्रेणी में रखा जाता है। आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द के कितने भेद है। तो अगर बात की जाए हमारे पास प्रयोग के आधार पर जो विकारी शब्दों को बांटा जाता है ये बांटा जाता है 4 प्रकार से। तो प्रयोग के आधार पर आपको विकारी शब्दों की 4 प्रकार आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आपको प्रयोग के आधार पर जो है विकारी शब्दों के भेद देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि माड़ी छत्तीसगढ़ी किस भेद का है। तो अगर बात की जाए हमारे पास माड़ी जो शब्द है ये आपके स्थानीय शब्द, मतलब इसे जो है आपके देश शब्द। देखिए अगर किसी भाषा में कोई शब्द आपके उपयोग किया जाता है और वह उसकी जो है स्थानीय भाषा का शब्द है तो ऐसी शब्द को नाम दिया जाता है देश शब्द का। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो माड़ी शब्द है ये किसी पर्टिकुलर भाषा में, मतलब किसी स्थानीय भाषा में किसी चीज़ के लिए रूढ़ हो चुका शब्द है, तो ऐसे शब्दों को नाम दिया जाता है देश शब्द। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर हेम का क्या अर्थ है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हेम शब्द की, तो हेम शब्द जो आपको अर्थ के आधार पर अगर हेम का अर्थ देखा जाए तो यह हमें देखने को मिल जाता है सोना। तो हेम जो है ये आपके सोने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बनावट के आधार पर शब्द रचना की विधियां क्या है। तो अगर बात की जाए अगर आपको शब्द रचना बनावट के आधार पर करनी है तो यह आप कर सकते हैं उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, संधि और समास द्वारा। तो शब्द निर्माण की विधियां आपको बनावट के आधार पर या आपको उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महान की उत्तमावस्था क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास देखिए महान की आपसे उत्तमावस्था पूछी गई है।
तो अगर बात की जाए महान की उत्तमावस्था की, तो उत्तमावस्था में जो शब्द यूज होता है, जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है तम शब्द का। तो तम शब्द है ये आपके उत्तमावस्था में प्रयोग किया जाता है। जैसे तर शब्द आपके जो है उत्तरावस्था में, वैसे ही उत्तमावस्था में जो है तम शब्द, तो महानतम जो है ये आपको उत्तरावस्था महान शब्द की देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगली क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है। तो आप किन शब्दों को जो है तत्सम शब्द कहेंगे। तो अगर बात की जाए हमारे पास तत्सम शब्द की, तत्सम शब्द आपके दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, मतलब ऐसे शब्द जो कि संस्कृत के समान है, संस्कृत के समान वाले शब्दों को नाम दिया जाता है तत्सम शब्द का। तो आपके पास ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से ज्यों के त्यों आए हैं, ऐसे शब्दों को नाम दिया जाता है तत्सम शब्दों का। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है। तो अगर बात की जाए हमारे पास तत्सम, इन शब्दों में आपको तत्सम शब्द छांटना है। तो बात की जाए, हमने जैसे पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि तत्सम शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है कि जो संस्कृत से ज्यों के त्यों शब्द हिंदी में आए हैं, उन्हें नाम दिया जाता है तत्सम शब्दों का। और जो आपके इन शब्दों में आपको तत्सम शब्द देखने को मिल जाता है, ये आपको देखने को मिल जाएगा सूर्य। सूर्य जो है ये संस्कृत में और हिंदी में जो है समान रूप से उपयोग किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्षमा किस शब्द का प्रकार है, किस प्रकार का शब्द है। तो अगर बात की जाए हमारे पास क्षमा शब्द की, तो क्षमा शब्द जो है ये आपकी क्षमा शब्द जो है संस्कृत में भी आपकी क्षमा शब्द, तो ये आपको तत्सम शब्द देखने को मिल जाएगा। तत्सम शब्द जो है ये आपके संस्कृत से ज्यों का त्यों हमें जो है हिंदी में देखने को मिलता है, इसीलिए तत्सम शब्द में जो है क्षमा को जो हम तत्सम शब्द की श्रेणी में रखते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तत्सम शब्दों में व का प्रयोग तद्भव में किससे बदलता है। तो अगर बात की जाए तत्सम शब्दों में जो व का प्रयोग है वो तद्भव में बदल जाता है आपके ब से। मतलब देखिए, जो तत्सम में व शब्द है वो तद्भव शब्दों में बदल जाता है ब से। जैसे आपको देखिए, अगर मान लीजिए वर शब्द आपके जो तत्सम शब्द दिया गया है, तो जब ये तद्भव शब्दों में जाएगा तो इसे नाम दिया जाता है बर का। ठीक है, तो जो तत्सम शब्द है इसमें जो वो है ये बदल जाता है ब में। तो जो तत्सम शब्द में जहाँ वो यूज होगा, उसी प्रकार तद्भव शब्दों में जब वो आएगा तो वह रिप्लेस हो जाएगा ब से। मतलब स्थानीय भाषा का जो है इसमें इन्फ्लुएंस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तद्भव शब्दों में हमें जो है स्थानीय भाषा का या स्थानीय बोली का जो है तद्भव श्रेणी में हमें ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव क्या है। तो अगर अग्नि आपके पास तत्सम शब्द दिया गया है तो आपको इसका तद्भव बताना है। तो अगर बात की जाए तद्भव शब्दों में अग्नि का आपके पास देखने को मिल जाएगा आग। मतलब तद्भव शब्द आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो आपके संस्कृत से जो है परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं। तो अग्नि जैसे आपके संस्कृत में उपयोग किया जाता है, तो हिंदी में इसका उपयोग आपको देखने को मिल जाएगा आग। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तत्सम शब्द मुख्यतः किस भाषा से आते हैं। तो तत्सम शब्द की तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि आपके संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो संस्कृत को जो है ये आपकी हिंदी की जननी कहा जाता है। तो संस्कृत भाषा से जो हिंदी में शब्द आते हैं उन शब्दों को नाम दिया जाता है तत्सम शब्दों का। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रात्रि तत्सम है, इसका अर्थ क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास रात्रि की, तो रात्रि है इसका अगर ये आपको तत्सम शब्द, मतलब ये संस्कृत में उपयोग होने वाला शब्द हमें देखने को मिलता है, और जो हिंदी में इसे उपयोग किया जाता है रात की तरह। और आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पुष्प तत्सम है, इसका तद्भव क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास पुष्प शब्द की, तो पुष्प शब्द जो है इसका तद्भव रूप आपको देखने को मिल जाएगा फूल। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प शब्द जो संस्कृत में उपयोग किया जाता है और हिंदी में इसका उपयोग हो जाता है फूल की तरह।
तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तत्सम शब्द सर्प का उदाहरण किस भेद से आता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सर्प की, जो सर्प है इसका उदाहरण किस भेद में आता है, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के आधार पर आपको जो सर्प शब्द है ये आपके जो है आपको उत्पत्ति के आधार पर आने वाला शब्द आपको देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तद्भव शब्द की परिभाषा क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास तद्भव शब्दों की, तो तद्भव शब्द देखिए, तद्भव जो है आपके दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् मतलब उसके और भव मतलब जो है आपके परिवर्तन, मतलब जो उसके भाव से उत्पन्न हुआ है, मतलब संस्कृत से उत्पन्न शब्द को नाम दिया जाता है तद्भव शब्द का। तो आपके पास जो संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आए शब्दों को, इन्हें नाम दिया जाता है तद्भव शब्दों का। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है। तो अगर आपको बात की जाए, फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास सर्प दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में आपको सांप दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में आपको दंत, और फोर्थ ऑप्शन में आपको दर्पण दिया गया है। तो अगर बात की जाए इन शब्दों में आपको तद्भव शब्द बताना है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा सांप। देखिए जो सर्प है ये आपके संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाला शब्द हमें देखने को मिल जाता है, और इसका उपयोग जो हिंदी में जो है सांप की तरह इसका उपयोग किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दांत किस प्रकार का शब्द है। तो अगर बात की जाए हमारे पास दांत की, तो दांत जो है आपके दंत से निकला शब्द हमें देखने को मिलता है, इसीलिए इसे हम आप रख सकते हैं आप ऑप्शन तद्भव में। तो तद्भव है ये आपके संस्कृत के दंत शब्द से निकला हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तद्भव शब्दों में शौ का उपयोग तत्सम में किस में बदल जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि जो तद्भव शब्दों में आपका शौ प्रयोग किया जाता है ये तत्सम में किससे जो है बदलता है। तो अगर बात की जाए शौ की, शौ जो है बदलता है तो ये बदल जाता है आपके हौ से। हौ शब्द देखिए, जैसे आपके पास शशक, शशक दिया गया है, मतलब शशक जो है आपके तत्सम शब्द, शशक जो है खरगोश के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे शशक से उपयोग हो जाएगा खरगोश। तो आपके जो शौ शब्द है ये बदल जाता है आपके हौ से। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गाय तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या है। तो अगर बात की जाए गाय जो है ये आपकी संस्कृत से हिंदी में, आपकी हिंदी में जो है परिवर्तित करके गाय शब्द उपयोग किया जाता है। बात की जाए गाय के लिए जो तत्सम शब्द है ये उपयोग किया जाता है गौ का। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तद्भव शब्द मुख्यतः किससे व्युत्पन्न होते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास तद्भव शब्दों की, तो तद्भव शब्द जो है इसका आपको जो है ये आपको देखने को मिल जाएंगे प्रकृत और अपभ्रंश से। जो प्रकृत और अपभ्रंश शब्दों से निकले शब्द है इन्हें ये मुख्यतः आपके तद्भव शब्द बाद में आपको देखने को मिल जाते हैं। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सच जो है एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सच की, तो सच आपको एक तद्भव शब्द देखने को मिल जाता है और इसका तत्सम रूप आपको देखने को मिलेगा सत्य। सत्य जो है इसका संस्कृत में उपयोग किया जाता है सत्य, और सच जो है आपकी हिंदी भाषा में उपयोग की जाने वाला शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तद्भव शब्दों में रूप परिवर्तन क्यों होता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो तद्भव शब्दों में जो आपके रूप परिवर्तन का कारण है ये आपको देखने को मिल जाता है कि जो तद्भव शब्दों में आपके रूप परिवर्तित किया जाता है ये आपके उच्चारण की सुविधा के लिए किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि घर तद्भव है, इसका तत्सम क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास घर, घर जो है आपकी हिंदी भाषा में उपयोग किया जाने वाला शब्द है, इसका जो आपके तत्सम शब्द मतलब जो संस्कृत का कौन सा शब्द है जो कि घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये आपको देखने को मिल जाएगा गृह। तो गृह आपको तत्सम शब्द देखने को मिल जाएगा और घर आपको तद्भव शब्द देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तद्भव शब्द दही का तत्सम रूप क्या है। देखिए जो दही शब्द है इसका इस्तेमाल किया जाता है हिंदी में
और बात की जाए तत्सम मतलब इसका संस्कृत में जो इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है ये आपको देखने को मिल जाएगा दधि। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि देशज शब्द की परिभाषा क्या है। तो आपको बताना है कि जो देशज शब्द है इसकी आपको सही परिभाषा क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास देशज शब्द की, तो देशज शब्द की जो सही परिभाषा बताते हैं तो ये बात करती है कि जो देश पे उत्पन्न जो स्थानीय शब्द है उन शब्दों को नाम दिया जाता है देशज शब्दों का। देशज मतलब जो देश में जन्मे हुए शब्द है उन्हें नाम दिया जाता है देशज शब्द का। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में देशज शब्द कौन है। तो अगर बात की जाए इन ऑप्शन में आपको जो देशज शब्द है मतलब जो आपके देखिए जो आपके स्थानीय भाषा से उत्पन्न शब्द आपको बताना है तो यह आपको देखने को मिल जाएगा जूता। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पगड़ी किस भाषा का शब्द है। तो अगर बात कीजिए हमारे पास पगड़ी शब्द की, तो पगड़ी शब्द जो हमें ये आपके देश में बना हुआ शब्द है। पगड़ी जो है आपकी क्षेत्रीय भाषा में उपयोग किया जाने वाला शब्द है, इसीलिए इसे नाम रखा जाता है देशज श्रेणी में। तो देशज श्रेणी का शब्द आपको पगड़ी देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देशज शब्द मुख्यतः किससे उत्पन्न होते हैं। तो अगर बात कीजिए हमारे पास देशज शब्दों की उत्पत्ति की, तो देशज शब्द जो उत्पन्न होते हैं ये आपकी बोलचाल की भाषा और क्षेत्रीय प्रभाव से उत्पन्न होने वाले शब्दों को नाम दिया जाता है देशज शब्दों का। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि झटपट देशज है, इसका अर्थ क्या है। देखिए जो झटपट शब्द है ये आपके देश में मतलब जो है आपकी स्थानीय भाषा में उपयोग की जाने वाला शब्द हमें झटपट देखने को मिल जाता है, जिसका अर्थ आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इसका अर्थ आपको देखने को मिल जाएगा जल्दी, मतलब शीघ्र जो है आपको झटपट का अर्थ देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देशज शब्दों का उदाहरण नहीं है। तो अगर बात की जाए ऐसे शब्द जो कि आपके स्थानीय भाषा से निकले हैं तो यह आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए जो पैसा है, आपको थैला आपको देखने को मिल जाएगा गड़बड़। तो ये सभी शब्द आपको देशज देखने को मिल जाएंगे। बाकी सर्प जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा तत्सम शब्द। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लोटा देशज शब्द है, इसका उपयोग किस में होता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास देशज शब्द लोटा की, जो लोटा जो आपके देशज शब्द है इसका उपयोग किया जाता है जल रखने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि देशज शब्द हिंदी में महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो अगर बात की जाए देशज शब्दों की, देशज शब्द हिंदी में इसलिए महत्वता रखते हैं क्योंकि आपकी जो है दैनिक भाषा में उपयोग किए जाते हैं। ये आपकी बोलचाल की भाषा को सरल बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि धड़ाम किस शब्द प्रकार का शब्द है। तो अगर बात की जाए हमारे पास धड़ाम शब्द की, तो धड़ाम शब्द आपके जो है देसी भाषा में उत्पन्न आपको शब्द देखने को मिल जाएगा। मतलब ये जो ये आपके स्थानीय बोलचाल की भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द हमें देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि देशज शब्द झाड़ू का अर्थ क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास देशज शब्द झाड़ू की, झाड़ू आपकी जो है स्थानीय भाषा से उत्पन्न शब्द है और इसका मतलब हमें देखने को मिल जाता है। देखिए ये आपके सफाई का एक साधन हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विदेशी शब्द की परिभाषा क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे कौन से शब्द हैं जिन्हें कि हमें विदेशी शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द मेनली ऐसे शब्द हैं जो कि अन्य भाषाओं से जो है भारतीय भाषा में लिए गए हैं। तो आगत शब्दों को नाम दिया जाता है देशी शब्द का। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य देशों की भाषाओं से जो हिंदी में शब्द आए हैं उन्हें नाम दिया जाता है देशज शब्द का। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन है। तो अगर बात की जाए इन शब्दों में आपको विदेशी शब्द की, देखिए सूर्य शब्द है, सूर्य शब्द आपको तत्सम शब्द देखने को मिल जाएगा। गांव आपको जो है आपको देशज शब्द, दांत आपको जो है
सॉरी, आपको जो है ये भी आपको देशीय शब्द देखने को मिल जाएगा। स्टेशन जो है आपको विदेशी शब्द की श्रेणी में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, विदेशी शब्द के लिए आप नॉर्मल ट्रिक याद रख सकते हैं कि जिन शब्दों की आप स्पेलिंग जिन शब्दों की आप बना सकते हैं, या जिन शब्दों की आपको पता चल रहा है कि इस चीज़ की जो है स्पेलिंग बन रही है, तो वो शब्द आपकी विदेशी शब्दों में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कमरा किस भाषा से आया विदेशी शब्द है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कमरा की, जो कमरा जो है आपका जो है ये लिया गया है आपके पुर्तगाली भाषा से। तो कमरा जो है आपकी पुर्तगाली भाषा से हिंदी भाषा में आया शब्द आपको देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विदेशी शब्द में हिंदी में कैसे आए। तो अगर बात की जाए विदेशी शब्द जो हिंदी में आने का कारण है, ये आपको देखने को मिल जाएगा व्यापार, शासन और संस्कृतियों के आदान प्रदान से जो है विदेशी शब्द आपकी भारतीय भाषा में सम्मिलित हुए हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चाय किस भाषा से आया है। तो अगर बात की जाए हमारे पास चाय शब्द की, तो चाय शब्द लिया गया है ये आपकी चीनी भाषा से लिया गया आपके जो है शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। चीनी यहाँ आपको याद रखना है, ये चाइनीज वाली चीनी है, ठीक है। तो चाय शब्द जो है ये आपकी चाइनीज भाषा से, मतलब जो है चीन से आई भाषा से लिया गया शब्द आपको देखने को मिलता है। तो यह चाय चीनी का मिक्सचर नहीं करना आपको यहाँ पे, है ना। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विदेशी शब्दों का उदाहरण नहीं है। तो अगर बात की जाए हमारे पास विदेशी शब्दों की, तो विदेशी शब्दों में आपको रेडियो देखिए आप इसकी स्पेलिंग बना पा रहे हैं, डॉक्टर की आप स्पेलिंग बना पा रहे हैं, पुलिस, तो ये सभी के सभी शब्द आपको विदेशी देखने को मिल जाएंगे। बात की जाए इनमें आपको देशीय शब्द, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा जल। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बाघ किस भाषा से है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो बाघ शब्द लिया गया है, ये लिया गया है आपके फारसी शब्द से। तो फारसी शब्द आपको जो है बाघ देखने को मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विदेशी शब्द हिंदी में कैसे सम्मिलित करते हैं। तो अगर बात की जाए विदेशी शब्द जो हिंदी को सम्मिलित करने का जो आपको कारण देखने को मिलता है, विदेशी जब शब्द आते हैं तो ये नए अर्थ और अवधारणाएं जोड़कर, मतलब आपके सांस्कृतिक मिश्रण के थ्रू, आपके सांस्कृतिक मिश्रण के जरिए जो है ये हिंदी भाषा को जो और आपके जो है अच्छा बनाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कैंची किस भाषा से आया है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कैंची शब्द की, तो कैंची शब्द ये आपका जो है तुर्की भाषा से, टर्किश भाषा से लिया गया शब्द आपको कैंची देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आलू विदेशी शब्द है, ये किस भाषा से आया है। तो अगर बात की जाए हमारे पास आलू शब्द की, तो आलू शब्द जो लिया गया है ये आपके पुर्तगाली भाषा से लिया गया शब्द आपको देखने को मिलता है। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जलेबी किस भाषा से आया है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जलेबी शब्द की, तो जलेबी शब्द जो शब्द आया है ये आपके फारसी से लिया गया शब्द आपको देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विदेशी भाषा स्कूल के लिए हिंदी समकक्ष क्या है। तो जो विदेशी भाषा स्कूल के लिए जो हिंदी में उपयोग किए जाने वाला शब्द है ये आपको देखने को मिल जाएगा विद्यालय। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दरोगा किस भाषा से है। तो अगर बात की जाए हमारे पास दरोगा शब्द आपको देखने को मिलेगा, तो यह लिया गया है आपके तुर्की भाषा से। तो दरोगा शब्द आपकी टर्की भाषा से लिया गया शब्द आपको देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लीची किस भाषा का शब्द या किस विदेशी भाषा से आया है। तो अगर बात की जाए हमारे पास लीची शब्द की, तो लीची शब्द है ये आपके चाइनीज लैंग्वेज से लिया गया शब्द आपको देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा जो ये चैप्टर था, ये शब्द विचार पर हमने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन की।
तो इसी तरह हम जो है आपका कंप्लीट ग्रामर आपके MCQ के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। तो आप उम्मीद है कि आप हमारी वीडियोस को जो है अपना प्यार दिखाएंगे और अपने वैल्यूबल सजेशन आप हमारी वीडियोस पर छोड़कर हमें जो है आगे के लिए मोटिवेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।